इसीलिए तो उसे तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि जो काम मैंने उसके जिम्मे लगाना है वो भी इंतहाई खतरनाक है। हशमत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इत्तला देता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया तो हशमत ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया और फिर उठकर वो अपने साथियों की तरफ आ गया। थोड़ी देर बाद वो सब शराब पीने में मसरूफ थे। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद ही फोन की घंटी बज उठी तो हशमत उठा और फोन की तरफ बढ़ गया। उसने रिसीवर उठा लिया। यस, हशमत बोल रहा हूँ। हशमत ने कहा, एंथोनी बोल रहा हूँ हशमत। दूसरी तरफ से एंथोनी की आवाज सुनाई दी। हाँ, क्या रिपोर्ट है, कुछ पता चला? हशमत ने पूछा। हाँ, वो इस वक्त रॉबर्ट गेम क्लब में मौजूद है और ये भी बता दो कि वो वहाँ तुम्हारे ग्रुप के आदमी फल्की के बारे में पूछता फिर रहा है। एंथोनी ने कहा तो हशमत बेख्तियार चौंक पड़ा। फल्की के बारे में? क्यों? हशमत ने हैरत भरे लहजे में पूछा। अब मुझे क्या मालूम, बहरहाल मुझे यही इत्तला मिली है। एंथोनी ने कहा, तुमने अपने आदमी से कह दिया है कि वो उसकी निगरानी करे, ऐसा ना हो कि हम वहाँ पहुँचे तो वो किसी और जगह चला जाए। हशमत ने कहा, हाँ, वहाँ मेरा आदमी मौजूद है। अगर टाइगर वहाँ से कहीं गया तो मेरा आदमी उसकी निगरानी करेगा। अगर टाइगर तुम्हें वहाँ ना मिले तो ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी नोट कर लो। इस फ्रीक्वेंसी पर तुम मेरे आदमी ड्रैक को कॉल करके पूछ लेना, मैंने उसे कह दिया है। एंथोनी ने कहा और उसके साथ ही फ्रीक्वेंसी बता दी। ओके, वापस पहुंच जाएगा, हशमत ने कहा और रिसीवर रखकर वापस पलटा। टाइगर रॉबर्ट गेम क्लब में मौजूद है और फल्की के बारे में पूछता फिर रहा है। हशमत ने कहा तो एक नौजवान बेख्तियार उछल पड़ा। मेरे बारे में? लेकिन क्यों? उस नौजवान ने हैरत भरे लहजे में कहा, अब तो वही बताएगा। बहरहाल अब उसे वहाँ से हलाक करना है। कोई जाएगा या मैं खुद जाऊं? हशमत ने कहा, नहीं बॉस, मैं और बल्टी चले जाते हैं, गोली ही मारनी है ना। एक नौजवान ने कहा, ओके, जल्दी जाओ और किसी पूछगुछ की जरूरत नहीं है, बस उसे देखते ही फायर खोल देना, समझे? और फिर वापस आ जाना, हशमत ने कहा और वो दोनों सर हिलाते हुए मुड़े। अरे एक मिनट सुनो, अगर वो वहाँ ना हो तो ट्रांसमीटर साथ ले जाओ और एंथोनी के आदमी से बात करके पूछ लेना, हशमत ने कहा और साथ ही उसने फ्रीक्वेंसी बता दी जो एंथोनी ने उसे बताई थी। यस बॉस, उन दोनों ने कहा और तेज तेज कदम उठाते उस कमरे से बाहर चले गए। टेलीफोन की घंटी बजते ही जॉर्ज ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, जॉर्ज बोल रहा हूँ, जॉर्ज ने कहा। वॉकर बोल रहा हूँ जॉर्ज। दूसरी तरफ से वॉकर की आवाज सुनाई दी तो जॉर्ज बेख्तियार उछल पड़ा। ओ तुम, क्या रिपोर्ट है? क्या हशमत ने काम कर दिया है या नहीं? जॉर्ज ने कहा, हाँ, टाइगर को तो उन्होंने जख्मी कर दिया है, लेकिन इमरान उसके हाथ नहीं लगा और इमरान की बजाय उन्होंने उसके बावर्ची को जख्मी कर दिया है। दूसरी तरफ से कहा गया तो जॉर्ज बुरी तरह उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, जॉर्ज ने हैरत भरे लहजे में कहा। हशमत अपने 3 साथियों समेत इमरान के फ्लैट के सामने पहुंच गया। फ्लैट बंद था, इसलिए वो वहाँ इंतजार करते रहे। फिर इमरान का बावर्ची सुलेमान फ्लैट पर आया तो हशमत खुद फ्लैट पर गया और वापस आकर वो कार में बैठकर चले गए। मेरा आदमी वहाँ मौजूद था। इससे पहले कि वो चेकिंग करता, टाइगर की कार वहाँ पहुँच गई और टाइगर फ्लैट पर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो इमरान का बावर्ची सुलेमान जख्मी हालत में उसके कंधे पर लदा हुआ था और फिर वो उसे कार में डालकर अस्पताल ले गया। और अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि टाइगर रॉबर्ट गेम क्लब के बाहर मौजूद था कि अचानक 2 अफराद ने कार उसके करीब रोकी और फिर कार के अंदर से ही उस पर फायर खोल दिया। टाइगर जख्मी होकर नीचे गिरा तो कार आगे चली गई। अभी लोग उस तक पहुंचे ही थे कि एक और कार वहां रुकी और उसमें से इमरान बाहर निकला और वो टाइगर को उठाकर अपनी कार में डालकर ले गया। मैंने सोचा कि तुम्हें इत्तला कर दूं। वैसे टाइगर पर जिस अंदाज में फायरिंग की गई है उसका बचना तो महाल है, लेकिन इमरान जिंदा सलामत मौजूद है। वॉकर ने तफसील बताते हुए कहा, ओ, हशमत को इमरान के हुलिये का इल्म न था, इसलिए उससे गलती हो गई। बहरहाल तुम उसका हुलिया बता दो, वो उसे खुद ही तलाश कर लेगा, जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि टाइगर के बारे में सुनकर उसे इत्मीनान हो गया था। उसके ख्याल के मुताबिक असल खतरनाक आदमी टाइगर ही था। इमरान की उसे परवाह न थी और फिर वॉकर ने उसे इमरान का हुलिया बता दिया। ठीक है, शुक्रिया, तुम्हारा मुआवजा तुम्हें पहुंच जाएगा, जॉर्ज ने कहा और उसके साथ ही उसने क्रीडल दबाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। हशमत बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही हशमत की आवाज सुनाई दी। जॉर्ज बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? जॉर्ज ने तेज लहजे में कहा, काम हो गया है बॉस, दोनों आदमियों को हलाक कर दिया गया है। हशमत ने इंतहाई इत्मीनान भरे लहजे में कहा, तफसील बताओ। जॉर्ज ने कहा, बॉस, मैं खुद अपने 3 साथियों के साथ किंग रोड के फ्लैट पर पहुंचा। फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। हम सड़क के दूसरे किनारे पर कार रोककर इंतजार करते रहे। फिर एक आदमी फ्लैट पर गया तो मैं खुद उसके पीछे गया। मैंने उससे पूछा कि उसका नाम अली इमरान है, तो उसने बताया कि हाँ, उसका नाम ही अली इमरान है। तो मैंने उस पर फायर खोल दिया और फिर हम वहां से वापस आ गए। टाइगर चूंकि जेर जमीन दुनिया का आदमी था, इसलिए मेरा ख्याल था कि हो सकता है कि वो रात को भी अपने फ्लैट पर वापस न आए, इसलिए मैं
अपने साथियों समेत वापस अड्डे पर पहुंच गया और फिर मैंने एंथनी को कॉल करके उसे कहा कि वो टाइगर को तलाश करके इत्तला दे। उसने इत्तला दी कि टाइगर रॉबर्ट गेम क्लब में मौजूद है, जिस पर मैंने बर्टी और रॉस्कर दोनों को वहां भेजा। उन्होंने वापस आकर रिपोर्ट दी है कि टाइगर क्लब से बाहर ही खड़ा था। उन्होंने कार रोकी और कार के अंदर से ही उस पर फायर खोल दिया और फिर वो वापस आ गए। हशमत ने पूरी तफसील बता दी। लेकिन इमरान तो जिंदा सलामत मौजूद है और तुम्हारे आदमियों के बाद वो वहां पहुंचा और वो जख्मी टाइगर को उठाकर अस्पताल ले गया। और तुमने जिसे फ्लैट में जख्मी किया था वो इमरान नहीं था, बल्कि वो उसका बावर्ची सुलेमान था। और ये भी बता दो कि तुम्हारे जाने के फौरी बाद टाइगर वहां पहुंचा था और वो उस आदमी को उठाकर अस्पताल ले गया था। जॉर्ज ने कहा, ओ बॉस, उसने तो खुद कहा था कि वो इमरान है, मुझे उसका हुलिया तो मालूम न था। हशमत की आवाज सुनाई दी। बहरहाल टाइगर के बारे में तो रिपोर्ट मिल चुकी है कि वो इस कदर जख्मी हुआ है कि उसके बचने के इम्कानात नहीं है, लेकिन ये इमरान जिंदा है, इसलिए मैं उसका हुलिया तुम्हें बता देता हूँ। अब तुमने उसे तलाश करना है और जहाँ भी नजर आए उसे गोली मार देना, जॉर्ज ने कहा। और उसके साथ ही उसने वॉकर का बताया हुआ हुलिया दोहरा दिया। ठीक है बॉस, अब बेफिक्र रहे, अब वो हमसे बचकर न जा सकेगा। हशमत की आवाज सुनाई दी। तुमने फौरी तौर पर यह मिशन मुकम्मल करना है और मुझे मेरे ऑफिस में इत्तला देनी है, क्योंकि असल खतरा उस टाइगर से था, वो खत्म हो गया है, इसलिए अब मैं दोबारा ऑफिस जा रहा हूँ। जॉर्ज ने जवाब देते हुए कहा, यस बॉस, आप बेफिक्र रहे, जल्दी आपको इमरान की हलाकत की रिपोर्ट मिल जाएगी। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके, जॉर्ज ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठा और इत्मीनान भरे अंदाज में चलता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सिद्दीकी ने कार रॉबर्ट गेम क्लब के बाहर रोकी और फिर वो कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। उसके साथ ही साइड सीट पर बैठा हुआ नुमानी भी नीचे उतर आया और फिर वो दोनों तेज तेज कदम उठाते गेम क्लब के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। क्लब में आने जाने वाले सब थर्ड क्लास गुंडे ही नजर आ रहे थे। जब टाइगर को यहाँ फल्की का पता नहीं चल सका तो हमें कैसे पता चलेगा, नुमानी ने कहा। पता तो करना ही पड़ेगा नुमानी, वरना इस तरह तो ये लोग एक एक करके सब पर हमले करते रहेंगे। सिद्दीकी ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा और नुमानी ने इस बात में सर हिला दिया। वो गेम क्लब में दाखिल हुए तो हॉल में हर तरफ जुए की मशीनें नस्ब थी। सिद्दीकी काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। काउंटर के एक कोने में मौजूद एक आदमी गौर से उन्हें देख रहा था। उसके चेहरे पर उलझन और परेशानी के तासुरात नुमाया थे। जी साहब। सिद्दीकी के करीब पहुंचते ही उसने खुद ही सिद्दीकी से मुखातिब होकर कहा, रॉबर्ट से मिलना है। सिद्दीकी ने सर्द लहजे में कहा, वो तो मौजूद नहीं है जनाब, आप मुझे बताएं क्या बात है। उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, रॉबर्ट यहाँ नहीं है तो कहाँ होगा, हमने उससे ही मिलना है। सिद्दीकी ने जवाब दिया, बॉस का कुछ पता नहीं जनाब कि कब आएंगे और कहाँ होंगे। वैसे हमारे गेम क्लब में मौजूद तमाम मशीनों को बाकायदा लाइसेंस मौजूद है। उस आदमी ने जवाब दिया तो सिद्दीकी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तो तुम्हारा ख्याल है कि हमारा ताल्लुक हुकूमत से है? ये बात नहीं, हम काफिरिस्तान से आए हैं। हमने वाकई रॉबर्ट से मिलना है और उसे एक बड़ा काम देना है। हमें वहाँ काफिरिस्तान में रॉबर्ट के बारे में टिप मिली है। सिद्दीकी ने कहा, ओ अच्छा, फिर बॉस ऑफिस में मौजूद है। साइड राहदारी के आखिर में बॉस का ऑफिस है। इस बार काउंटर मैन ने मुस्कुराते हुए कहा और सिद्दीकी भी बेख्तियार मुस्कुरा दिया। और फिर वो दोनों तेजी से राहदारी की तरफ बढ़ गए। उसके आखिर में वाकई एक ऑफिस का दरवाजा था, जिसके बाहर एक मुसल्ला आदमी भी मौजूद था। उसने उन दोनों को आते देखकर न सिर्फ सलाम किया बल्कि खुद ही दरवाजा भी खोल दिया और सिद्दीकी और नुमानी दोनों अंदर दाखिल हो गए। ये खासा बड़ा ऑफिस था, जिसमें एक बड़ी सी मेज के पीछे एक उद्दड़ उम्र आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा बड़ा और कदरे सूजा हुआ लग रहा था। उसने सूट पहन रखा था। उसकी आंखों में सुर्खी थी और चेहरे पर मौजूद जख्मों के मुंदमिल निशानात बता रहे थे कि वो लड़ाई बढ़ाई के मामलात में मुलविस रहा है। जी साहब। उसने सिद्दीकी और नुमानी को गौर से देखते हुए कहा, लेकिन ना ही वो कुर्सी से उठा था और ना ही उसने मुसाफा करने की कोशिश की थी। हम काफिरिस्तान से आए हैं। मेरा नाम सिद्दीकी है और ये नुमानी है। काफिरिस्तान में हमारा ताल्लुक होटल अलेक्जेंडर से है। सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा तो इस बार रॉबर्ट बेख्तियार उछल पड़ा। ओ होटल अलेक्जेंडर, ओ अच्छा, बैठे, फरमाइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ। रॉबर्ट ने कहा, तुम्हारे पास एक आदमी है फल्की, उससे मिलना है। सिद्दीकी ने कहा और उसके साथ ही वो मेज की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। नुमानी भी उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। फल्की, ओ क्या मतलब, क्या कोई कत्ल वगैरह का सिलसिला है? रॉबर्ट ने चौंक कर पूछा। हाँ, ऐसा ही समझो, सिद्दीकी ने गोलमोल सा जवाब देते हुए कहा। लेकिन अगर ऐसा कोई मसला है तो मुझे बताओ। फल्की तो एक आम सा पेशावर कातिल है, मैं तुम्हारा काम ज्यादा बेहतर अंदाज में करा सकता हूँ। रॉबर्ट ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा, लेकिन हमें तो यही बताया गया है कि तुम भी इस किस्म के काम फल्की से ही कराते हो।
इसलिए हम उससे मिलना चाहते थे ताकि उससे तफसीली बात हो सके। सिद्दीकी ने कहा, फल्की तो यहाँ मेरे क्लब में सुपरवाइजर था, लेकिन अब वो यहाँ से छोड़ गया है और सुना है कि हशमत के ग्रुप में शामिल हो गया है। बहरहाल तुम्हारा काम क्या है मुझे बताओ। रॉबर्ट ने कहा, हशमत के ग्रुप में ये हशमत कौन है? सिद्दीकी ने पूछा। वो भी पेशावर कातिल है और बस। रॉबर्ट ने जवाब दिया। वो कहाँ मिल सकेगा? सिद्दीकी ने पूछा। क्या बात है, तुम हो कौन? कभी तुम फल्की क्या पूछते हो, कभी हशमत का। असल चक्कर क्या है? रॉबर्ट का लहजा यकलक सर्द हो गया। उसे शायद उन पर शक पड़ गया था और सिद्दीकी ने देखा था कि उसका हाथ मेज की खुली दराज के ऊपर पहुंच गया था। हमें फल्की से काम है और बस। और ये भी बता दो कि कत्ल नहीं कराना, असला की स्मगलिंग का सिलसिला है। सिद्दीकी ने जवाब दिया। असले की स्मगलिंग? लेकिन फल्की का इससे क्या ताल्लुक? तुम सीधी तरह बताओ कि असल बात क्या है। और सुनो, तुम यहाँ अपनी मर्जी से तो आ गए हो, लेकिन मेरी मर्जी के बगैर वापस न जा सकोगे। रॉबर्ट ने कहा और उसके साथ ही उसने यकलक मशीन पिस्टल उठाकर उसे उनकी तरफ कर दिया। देखो रॉबर्ट, हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमें इत्तला मिली थी कि फल्की यहाँ काम करता है, इसलिए हम यहाँ आ गए। अब तुम बता रहे हो कि फल्की किसी हशमत के ग्रुप में काम करता है, तो उसका पता बता दो और बस, वरना ये खिलौना पिस्टल हमारा कुछ न बिगाड़ सकेगा। अलबत्ता तुम्हारा ये खूबसूरत चौखट्टा जरूर बिगड़ जाएगा। सिद्दीकी ने बड़े सख्त लहजे में कहा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो रॉबर्ट को? तुम्हारी ये जुर्रात? रॉबर्ट ने यकलक तेज लहजे में कहा, लेकिन दूसरे लम्हे उसके हाथ से मशीन पिस्टल उड़ता हुआ फिजा में उछला और पलक झपकने में वो सिद्दीकी के हाथ में पहुंच चुका था। सिद्दीकी ने सिर्फ हाथ को हरकत दी थी। ये क्या मतलब? ये रॉबर्ट के मुंह से इंतहा हैरत भरे अंदाज में अल्फाज निकले। कहाँ रहता है ये हशमत? बोलो। सिद्दीकी ने कहा। मुझे नहीं मालूम। रॉबर्ट ने होंठ भींचते हुए कहा। आखिरी बार कह रहा हूँ, बता दो, हम खामोशी से चले जाएंगे। सिद्दीकी का लहजा यकलक इंतहाई सर्द हो गया था। ऑस्टर क्लब की साइड पर एक अलहदा इमारत है, वहाँ रहता है वो। रॉबर्ट ने होंठ चबाते हुए कहा। वहाँ फोन तो होगा? सिद्दीकी ने पूछा। हाँ है, मगर। रॉबर्ट ने कहा। उसे फोन करो और उससे फल्की के बारे में मालूम करो। सिद्दीकी ने कहा। सिद्दीकी, इसकी जरूरत नहीं है, इस तरह वो अलर्ट हो जाएंगे। वहीं चले चलते हैं। साथ बैठे हुए नुमानी ने कहा। ओके। सिद्दीकी ने उठते हुए कहा और उसके साथ ही उसका बाजू एक बार फिर बिजली की सी तेजी से घुमा और रॉबर्ट के हलक से एक करबनाक चीख निकली और वो कुर्सी समेत साइड पर जा गिरा, जबकि नुमानी तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अभी वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि दरवाजा खुला और वही मुसल्ला आदमी तेजी से अंदर दाखिल हुआ, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर फर्श पर आ गिरा। नुमानी ने उसे गर्दन से पकड़कर उछाल दिया था, जबकि उधर सिद्दीकी ने रॉबर्ट के गिरते ही उसकी कनपट्टी पर बूट की टो मार दी थी और उसका पड़कता हुआ जिस्म यकलक साकित हो गया था। बाहर से आने वाले आदमी के साथ नोमानी ने भी यही सलूक किया था। उसके नीचे गिरते ही नोमानी की लात हरकत में आई थी और वो आदमी भी उठने की कोशिश करते हुए वहीं ढेर हो गया था। आओ। सिद्दीकी ने हाथ में पकड़ा हुआ मशीन पिस्टल वहीं फेंकते हुए नोमानी से कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नोमानी ने इस बात में सर हिलाया और उसके पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर बाद उनकी कार तेजी से ऑस्टर क्लब की तरफ उड़ी चली जा रही थी। ऑस्टर क्लब के बारे में वो जानते थे। थोड़ी देर बाद उनकी कार जैसी ऑस्टर क्लब के कंपाउंड गेट में दाखिल हुई, वो उसे एक साइड पर बनी हुई पार्किंग की तरफ ले जाने की बजाय साइड पर ले गए। वहाँ वाकई एक तरफ हटकर एक छोटी सी इमारत बनी हुई थी जिसका गेट बंद था। सिद्दीकी ने कार उस गेट के सामने ले जाकर रोकी तो साइड से एक मुसल्ला आदमी तेजी से बाहर आ गया। उसके हाथ में मशीन गन थी। हशमत से कहो कि काफिरिस्तान से उसके मेहमान आए हैं। सिद्दीकी ने कहा। क्या नाम है तुम्हारे? उस मुसल्ला आदमी ने चौंक कर पूछा। स्टार ब्रदर्स। सिद्दीकी ने जवाब दिया तो वो आदमी सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। क्या ये आदमी बताने पर आमादा हो जाएगा? नोमानी ने कहा। अगर ना हुआ तो फिर एक्शन लेंगे। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि घी सीधी उंगलियों से निकाल लूं। सिद्दीकी ने कहा और नोमानी ने मुस्कुराते हुए इस्बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद फाटक खुल गया और उस आदमी ने जिसने उससे गुफ्तगू की थी उन्हें अंदर आने का इशारा किया तो सिद्दीकी ने कार आगे बढ़ाई और फिर पोर्च में ले जाकर उसने कार रोकी। वहाँ 4 मुसल्ला आदमी मौजूद थे। सिद्दीकी और नोमानी जैसे ही कार से नीचे उतरे, एक आदमी तेजी से अंदरूनी राहदारी से बरामदे में आ गया। तुम हो स्टार ब्रदर्स? आने वाले ने कहा। हाँ। सिद्दीकी ने जवाब दिया। आओ मेरे साथ, उसने कहा और वापस मुड़ गया। सिद्दीकी और नोमानी उसके पीछे बरामदे की सीढ़ियां चढ़कर आगे बढ़े। फिर वो उसकी रहनुमाई में एक बड़े कमरे में पहुंचे तो वहाँ एक बड़ी सी मेज के पीछे एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर सख्ती और सफाकी के तासुरात नुमाया थे। कमरे में 4 मुसल्ला आदमी मौजूद थे। आओ आओ आ जाओ, उस मूंछे वाले ने कहा। तो सिद्दीकी और नोमानी उसकी तरफ बढ़े। मेरा नाम हशमत है, उसने उठते हुए कहा और साथ ही उसने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ा दिया। मेरा नाम सिद्दीकी है और ये नोमानी है।
हम काफिरिस्तान से आए हैं, सिद्दीकी ने कहा। हाँ, काफिरिस्तान का नाम सुनकर ही तो मैंने तुम्हें अंदर बुला लिया है। बैठो, बोलो क्या पियोगे? हशमत ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ नहीं, ये बताओ कि फल्की कहाँ है? सिद्दीकी ने कहा तो हशमत बेख्तियार उछल पड़ा। फल्की? क्या मतलब? तुम फल्की को क्यों पूछ रहे हो? इस बार हशमत ने सख्त लहजे में कहा। क्यों, क्या फल्की के बारे में पूछना मना है? सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, लेकिन कोई ना कोई वजह भी तो होगी। हशमत ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, उससे हमें काम है, तुम उसे बुलाओ, हम तुम्हारे सामने से बात कर लेते हैं, सिद्दीकी ने जवाब दिया। फल्की को बुलाओ रॉथर। हशमत ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा तो एक मुसल्ला आदमी सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। क्या तुम वाकई काफिरिस्तान से आए हो? हशमत ने कहा। हाँ, क्यों? ये तुम्हें बार बार शक क्यों हो रहा है? मुझे तो यूं लग रहा है जैसे तुम बेहद परेशान हो गए हो। फिक्र मत करो, हमारा भी वही धंधा है जो तुम्हारा है, सिद्दीकी ने कहा। मेरा क्या धंधा है? क्या मतलब? हशमत ने और ज्यादा चौंक कर पूछा। पेशावर कातिलों का ग्रुप तुम चला रहे हो, जबकि काफिरिस्तान में हमारा ग्रुप यानी स्टार ब्रदर्स भी यही काम करता है, सिद्दीकी ने जवाब दिया। और हशमत ने बेख्तियार होंठ बीच लिए। तुम्हें किसने बताया है कि मैं पेशावर कातिलों का ग्रुप चला रहा हूँ? हशमत ने कहा। ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात भी नहीं है जिस पर तुम इस कदर हैरान हो रहे हो, सिद्दीकी ने जवाब दिया। और उसी लम्हे एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। वो नौजवान था, उसने जैकेट और जींस पहनी हुई थी, सर से गंजा था, अलबत्ता उसने अपनी पेशानी पर सुर्ख रंग की पट्टी बांधी हुई थी। फल्की, ये दोनों साहिबान काफिरिस्तान से तुमसे मिलने आए हैं, हशमत ने उस नौजवान से कहा। मुझसे? क्यों, क्या बात है? मैं तो इन्हें जानता भी नहीं, फल्की ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। वो बड़े गौर से सिद्दीकी और नुमानी को देख रहा था। तुम नहीं जानते, लेकिन हम तो तुम्हें जानते हैं, सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा और उठकर मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ा दिया। उसके उठते ही नुमानी भी उठ खड़ा हुआ था। फल्की ने लाशौरी तौर पर मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया और दूसरे लम्हे कमरा उसकी चीख के साथ साथ हशमत के हलक से निकलने वाली चीख से भी गूंज उठा। उसके साथ ही तड़तड़ाहट की तेज आवाजें उभरी और एक बार फिर कमरा इंसानी चीखों से गूंज उठा। इन दोनों को जिंदा रखना है नुमानी, सिद्दीकी ने कहा और उसके साथ ही उसने यकलक छलांग लगाई और बिजली की सी तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। उसने फल्की का हाथ पकड़कर उसे एक झटके से उछालकर मेज के पीछे बैठे हुए हशमत पर फेंका था। और नुमानी, जिसने सिद्दीकी के उठने के अंदाज से ही समझ लिया था कि वो एक्शन में आने का फैसला कर चुका है, चुनांचे उसने भी उठते हुए जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया था। फिर वो भी सिद्दीकी के साथ ही एक्शन में आ गया था, जिसके नतीजे में कमरे में मौजूद चारों मशीन गन बरदार गोलियां खाकर चीखते हुए नीचे गिरे थे। सिद्दीकी के बाहर जाते ही नुमानी बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और फल्की और हशमत, जो एक दूसरे से टकराकर कुर्सी समेत नीचे गिरे थे, अभी उठने की कोशिश ही कर रहे थे कि नुमानी उनके सरों पर पहुंच गया और फिर उसकी बैक वक्त दोनों लातें हरकत में आ गई और फिर मखसूस अंदाज और मखसूस पॉइंट्स पर पड़ने वाली भरपूर ज़रबों ने उन दोनों को उठने का मौका ही न दिया और वो दोनों चंद लम्हों बाद ही ढेर हो गए थे। उन दोनों को बेहोश होते ही नुमानी तेजी से मुड़ा। उससे मुसल्लह अफराद की तरफ से कोई खतरा न था, क्योंकि उसने फायरिंग की इस अंदाज में की थी कि गोलियां उनके दिलों में बेबस हो गई थी। उसे चूंकि मालूम था कि बाहर मुसल्लह अफराद मौजूद है, इसलिए वो सिद्दीकी की मदद के लिए बाहर जाना चाहता था। लेकिन अभी वो दरवाजे तक न पहुंचा था कि उसे बाहर से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई थी, तो वो तेजी से दरवाजे की ओट में हो गया। ओ, नुमानी कहाँ गया? खुले हुए दरवाजे में से सिद्दीकी की आवाज सुनाई थी। मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ बाहर का? नुमानी ने सामने आते हुए कहा। मुसल्लह अफराद तो खत्म हो गए हैं, मुझे तुम्हारी तरफ से फिक्र थी, सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। चीफ को अपने मेंबर्स की फिक्र तो होनी ही चाहिए, नुमानी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सिद्दीकी बेख्तियार हंस पड़ा। ये बात नहीं है, बहरहाल यहाँ की सिचुएशन संभालना ज्यादा मुश्किल थी, सिद्दीकी ने कहा। वो नुमानी के तंज को समझ गया था। वो फाटक के पास जो मुसल्लह आदमी था, उसका क्या हुआ? नुमानी ने पूछा। वो भी हलाक हो चुका है, लेकिन अब हमें यहाँ से निकलना है। इन दोनों को उठाकर गाड़ी में डालते हैं, वरना यहाँ किसी भी लम्हे कोई आ सकता है। इनसे पूछगुछ हेडक्वार्टर में जाकर करेंगे, सिद्दीकी ने कहा। और नुमानी ने इस बात में सर हिलाया और फिर उन दोनों ने आगे बढ़कर उन दोनों यानी हशमत और फल्की को उठाया और कांधों पर लादकर पोर्च की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद उनकी कार आस्टर्स क्लब के गेट से निकलकर तेजी से दौड़ती हुई 4 स्टार्स के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इमरान इस वक्त स्पेशल अस्पताल के बरामदे में इंतहाई बेचैनी के आलम में टहल रहा था। टाइगर का ऑपरेशन जारी था और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, इमरान की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। उसे खुद मालूम था कि टाइगर की हालत इंतहाई नाजुक थी, लेकिन उसे अल्लाह ताला की मदद और रहमत के साथ साथ डॉक्टर सिद्दीकी की महारत और उसके खुलूस पर पूरा भरोसा था। लेकिन इसके बावजूद जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, इमरान की बेचैनी नामालूम तौर पर बढ़ती चली जा रही थी। फिर अचानक ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला तो इमरान चौंक कर मुड़ गया। दरवाजे से डॉक्टर सिद्दीकी बाहर आ रहा था।
लेकिन इमरान को उसका लटका हुआ चेहरा देखकर ऐसे महसूस हुआ जैसे वो यकलक किसी खला में पहुंच गया हो। उसका दिल इस कदर तेजी से धड़का था जैसे सीना फाड़कर अभी बाहर आ जाएगा। क्या हुआ, क्या हुआ? इमरान जैसे शख्स के मुंह से भी रुक रुक कर अल्फाज निकले। मैंने ऑपरेशन तो कर दिया है इमरान साहब, लेकिन टाइगर की हालत इंतहाई सीरियस है। किसी भी लम्हे कुछ हो सकता है। अब बस अल्लाह ताला की रहमत का ही आसरा है, डॉक्टर सिद्दीकी ने कदरे गुलगुर से लहजे में कहा और फिर तेजी से अपने ऑफिस की तरफ मुड़ गया तो इमरान बेख्तियार वहीं बरामदे में ही सजदे में गिर गया। या अल्लाह, तू रहीम व करीम है। या अल्लाह, तू कादिर मतलब है। या अल्लाह, जिंदगी और मौत तेरे ही हाथ में है। या अल्लाह, रहम फरमा। या अल्लाह, टाइगर को नई जिंदगी अता कर दे। या अल्लाह, तू ही जिंदगी दे सकता है। या अल्लाह, तू कादिर मतलब है। या अल्लाह, तू रहम फरमा, रहम फरमा। इमरान इंतहाई कर्मनाक लहजे में अल्लाह ताला से इल्तिजा कर रहा था और फिर वो न जाने कितनी देर तक सजदे में पड़ा उसी तरह गिड़गिड़ाकर टाइगर की जिंदगी के लिए दुआएं मांगता रहा। उसे अपने गर्द व पेश का होश न था। उसके तमाम एहसासात अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज थे कि अचानक किसी ने उसके कांधे पर हाथ रख दिया। उठो इमरान, अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली है। उठो, मुआवजा हो गया है। टाइगर की हालत हैरत अंगेज तौर पर संभल गई है। इमरान के कानों में अचानक डॉक्टर सिद्दीकी की आवाज पड़ी तो इमरान ने सजदे से सर उठाने की बजाय अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। वाकई वो जात कादिर मतलब है, वो मायूसियों को उम्मीदों में बदल देता है। उठो, डॉक्टर सिद्दीकी की आवाज दोबारा सुनाई दी और इमरान ने सजदे से सर उठाया तो उसका चेहरा आंसुओं से तर हो रहा था। डॉक्टर सिद्दीकी, अल्लाह ताला बड़ा रहीम व करीम है। अल्लाह ताला वाकई बेहद रहीम व करीम है। इमरान उठते ही इस तरह डॉक्टर सिद्दीकी से लपट गया जैसे सदियों से बिछड़ा हुआ कोई आदमी अचानक दोस्त से मुलाकात की खुशी में उससे चिमट जाता है। हाँ इमरान, वाकई अल्लाह ताला बेहद रहीम व करीम है। वो इंतहाई खुलूस से मांगी हुई दुआएं जरूर कबूल करता है। डॉक्टर सिद्दीकी ने इमरान की पुश्त थपकते हुए कहा तो इमरान एक तवील सांस लेता हुआ पीछे हट गया। क्या हुआ डॉक्टर सिद्दीकी, क्या वाकई टाइगर की हालत संभल गई है? इमरान ने ऐसे पूछा जैसे वो पहली बार होश में आया हो। हाँ, हम सब उसकी तरफ से मायूस हो चुके थे, लेकिन फिर अचानक मुझे इत्तला मिली कि उसकी हालत खुद ब खुद संभलने लग गई है तो मैं दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा। तुम सजदे में पड़े हुए रो रो कर दुआएं मांग रहे थे और मैंने जानबूझकर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम जैसे आदमी के दिल से निकलने वाली इंतहाई पुरखुलूस दुआएं अल्लाह ताला की रहमत से जरूर कबूल होंगी। और फिर मैंने जाकर टाइगर को देखा और जब मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला की रहमत से वो यकीनी मौत के पंजे से बाहर आ गया है तो मैं तुम्हें ये खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ता हुआ यहाँ आया। अब तुम मेरे ऑफिस में चलो और मुंह धो लो, फिर टाइगर के पास चलेंगे। डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा तो इमरान ने जज्बात में सर हिलाया और फिर डॉक्टर सिद्दीकी के ऑफिस में पहुंचकर उसने मुलायका बाथरूम में जाकर मुंह धोया, कंघी की, अपने लिबास पर लग जाने वाली गर्द झाड़ी और वापस ऑफिस में आया तो डॉक्टर सिद्दीकी वहाँ मौजूद न था तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके जहन में एक बार फिर अंदेशों ने सर उठाना शुरू कर दिया। उसके जहन में फौरन ही ये ख्याल आया कि कहीं टाइगर की संभली हुई हालत चिराग की आखिरी भड़क न हो, लेकिन उसी लम्हे डॉक्टर सिद्दीकी अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ? इमरान ने चौंक कर पूछा। क्या होना था? डॉक्टर सिद्दीकी ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में पूछा। आप फिर दफ्तर से गायब हो गए थे, इमरान ने कहा तो डॉक्टर सिद्दीकी बेख्तियार हंस पड़ा। मैं एक और मरीज को चेक करने गया था, बैठो, डॉक्टर सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा तो इमरान ने बेख्तियार इत्मीनान भरा तवील सांस लिया। किसी ने टाइगर पर फायर खोला है, उसके दिल को निशाना बनाया गया था। एक गोली वाकई इस कदर खतरनाक पोजीशन में थी कि बस क्या बताऊं, अल्लाह ताला की वाकई रहमत हो गई है, वरना शायद। डॉक्टर सिद्दीकी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, वही चक्कर है जिसमें पहले चौहान जख्मी हुआ था, फिर सुलेमान और अब टाइगर। और अगर यही सूरत हाल रही तो मुझे लगता है कि आपके अस्पताल की आबादी तेजी से बढ़ती चली जाएगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और डॉक्टर सिद्दीकी बेख्तियार हंस पड़ा।